इन्फिनिटी एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय को देखेंगे। आज हम लोग कक्षा 10 के भूगोल में अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन को गहन अध्ययन करेंगे। आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा। यहाँ पे हम उसको डिस्क्राइब भी करेंगे और नोट्स आपका बनता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता जैव विविधता का अर्थ है आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए तथा परस्पर निर्भर पादपों और जंतुओं के विविध प्रकार। मतलब कि जितने भी पादप हैं, जंतु हैं, उनके जितने भी ज़्यादा प्रकार होते हैं, वैरायटी होती हैं, उन्हीं को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने व पनपने वाले पादप समूह, वन, घास, भूमि आदि इसके प्रकार हैं। इसे अक्षत वनस्पति के रूप में भी जाना जाता है। कभी कभी आपसे प्राकृतिक वनस्पति न पूछकर बल्कि पूछ लेगा अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं। प्राकृतिक मतलब जो स्वयं से उगते हैं, ऐसे पौधे जो स्वयं से उगते हैं, उनको लगाना नहीं है। बगिया वगैरह क्या होता है कि हम लोग लगाते हैं, वो मानवकृत में आएगा, क्या कृत्रिम में आएगा। प्राकृतिक मतलब जो स्वयं से उगते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में स्वदेशी वनस्पति किसे कहते हैं। स्थानिक पादप अक्षत प्राकृतिक वनस्पति जो कि विशुद्ध रूप में भारतीय है, इसे स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां भी कहते हैं। अब जैसे जो पादप होते हैं, कुछ पादप इंडिया में पाए जाते हैं, कुछ पादप विदेशों में पाए जाते हैं। जो पादप जिस देश में पाए जाते हैं वहाँ के लिए वो पादप स्वदेशी वनस्पतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें भारत में अगर होती हैं तो वो स्वदेशी या भारतीय पादप कहलाएंगे। अब हम लोग देखेंगे परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। किसी क्षेत्र के पादप और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर व परस्पर जुड़े हुए होते हैं। यही एक पारिस्थितिक तंत्र बनाता है। मानव भी इस तंत्र का एक प्रमुख अंग है। इसमें क्या बोल रहा है कि पादप और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। मतलब एक पादप और जंतु जो परस्पर जुड़े होते हैं, उन्हीं जुड़ने हुए फलस्वरूप जो एक तंत्र बनता है उसी को हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे यदि हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे घास है प्राथमिक उत्पादक। अब इसको खा रहा है एक कीड़ा, खा रहा है टिड्डा। अब इसको कौन खा रहा है, चिड़िया वगैरह खा रही है। अब इसको कौन खा रहा है, इसको कुछ खा रहा है, क्या है ये नेवला टाइप में है। और इसको कौन खा रहा है, मांसाहारी है, कौन है, शेर। अब शेर का फिर अपघटक मतलब वो जो मलमूत्र होता है वो हुआ, फिर इसी में क्या उगेगा, प्राथमिक उत्पादक। मतलब एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वन्य जीवन। बहुत छोटा छोटा पॉइंट है और आपको बस केवल लिख लेना है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बस आपको एक एक नोट्स में लिख लेना है, आपका तैयार हो जाएगा। मुश्किल से हमें लगता है कि आपका 10 वीडियो में आपका ख़त्म हो जाएगा क्लास 10th की ज्योग्राफी। चलिए देखते हैं वन्य जीवन क्या है। वन जीव जो कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं उसे वन्य जीवन कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे फोटो वगैरह लगाया गया है, शेर है, हाथी है, हिरन है और ये आपका गैंडा है। फ्लोरा और फौना। फ्लोरा क्या होता है, किसी क्षेत्र या काल विशेष के पादप। किसी क्षेत्र या काल विशेष के पादप क्या होते हैं, फ्लोरा होते हैं। और फौना क्या होते हैं, जंतुओं की प्रजाति फौना कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा विस्तृत चलेंगे। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, 2 पॉइंट में इसको दिखाया गया है। भारत अपने वनस्पति जात फ्लोरा में अति समृद्ध है। भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां तथा लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां स्थानिक या स्वदेशी हैं। और दूसरा, भारत अपने प्राणी जात में भी अति समृद्ध है। यहाँ 81,000 से अधिक प्राणी या जंतु प्रजातियां हैं। यहाँ पक्षियों की 1200 से अधिक और मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां हैं। यहाँ लगभग 60,000 प्रजातियों के कीट पतंग पाए जाते हैं। इसमें देखिए फैक्ट बहुत हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, इस फैक्ट को आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा।
चलिए अब देखते हैं भारत में लुप्त प्राय प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में हैं। मतलब जैसे अगर देखा जाए, चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका इंसिग्निस, हुबरड़िया, हेप्टान्यूरॉन घास की प्रजातियां आदि जो कि लुप्त प्राय हैं। जैसे बहुत सारे क्या होती हैं कि पहले तो थी, उनका अस्तित्व तो था, लेकिन अभी क्या है वो विलुप्त हो चुकी हैं भारत से। यहाँ पे उनका फोटो भी डाल दिया गया है। ये चीता हो गया, ये हो गया, उसके बाद आपका महुआ जानते ही होंगे आप लोग। और नेक्स्ट पे आएंगे, लुप्त होने का खतरा झेल रही प्रजातियां। भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 प्रजातियां, पक्षियों की 44 प्रजातियां, सरीसृपों की 15 प्रजातियां और जल स्थलचरों की 3 जातियां लुप्त होने का खतरा झेल रही हैं। लगभग 1500 पादप जातियों के भी विलुप्त होने का खतरा हुआ है। मतलब इतनी जातियों का, इतनी प्रजातियों का खतरा बना हुआ है कि वो लुप्त हो सकती हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रजातियों का वर्गीकरण। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अब इनको क्या है, प्रजातियों को कुछ श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। जैसे एक होता है सामान्य प्रजातियां या सामान्य जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे लुप्त जातियाँ। एक हम लोगों ने देखा सामान्य जातियाँ, दूसरा हम लोग देखेंगे लुप्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली। अब इसमें क्या होता है कि जैसे वे जातियाँ जो जहाँ पे रहती थीं, एशियाई चीता जहाँ पे रहता था वहाँ पे अगर ढूंढा गया तो इनको लुप्त पाएगा, वहाँ पे ये पाए नहीं गए, मतलब कहीं ना कहीं ये विलुप्त हो गए हैं। तीसरा हम लोगों ने देखा सुभेद्य जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घनी है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों नहीं बदली जाती हैं, इनकी संख्या घटती रहती हैं, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी आदि। मतलब ऐसी हैं कि ये अभी विलुप्त होने की कगार पर है। अभी हम लोगों ने देखा एक सामान्य जो हर जगह मौजूद है, दूसरा हम लोगों ने देखा लुप्त प्रजातियां ऐसी जो कि अपने आवास क्षेत्र में नहीं पाई गई हैं, लुप्त हो गई हैं। सुभेद्य जातियां वे जातियां हैं जो अभी तो हैं लेकिन इन पे खतरा मंडरा रहा है, अगर इनको संरक्षण नहीं मिला तो ये क्या हो जाएंगी, विलुप्त में हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। अब देखेंगे हम लोग संकटग्रस्त जातियां। ये वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, संगाई हिरण आदि। अब हम लोग देखेंगे पांचवा, दुर्लभ जातियां। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है, यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। छठा देखेंगे स्थानिक जातियां। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां। निकोबार कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं, स्थानिक जातियां हैं। कि ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ जानवर हैं, वो किसी विशेष राज्य में ही पाए जाएंगे, या कोई पक्षी है कोई विशेष राज्य में ही पाए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि वो यूपी में भी पाया जाए, बिहार में भी पाया जाए। अगर ऐसा है तो सार्वजनिक या सर्वप्राप्त प्रजातियों में आ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण। कृषि में विस्तार। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 1951 से 1980 के बीच 2 लाख नहीं, कितना है क्या, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 26,200 वर्ग किमी से अधिक के वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदला गया। अधिकतर जनजाति
क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ। झूम खेती समझते हैं आप? झूम खेती मतलब ये होता है कि अगर कोई जंगल है उसको जला के जला देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे सभी लकड़ी जल जाएंगी, उसको खेत में परिवर्तित कर लेना। जंगल को काट कर जलाकर वहाँ पे खेत बना लेना, उसको झूम कृषि कहते हैं या झूम खेती कहते हैं। उसी को स्लैश और बर्न कहते हैं। संवर्धन वृक्षारोपण, जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारत में कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके। इससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया। चलेंगे देखेंगे विकास योजनाएं। विकास योजनाएं या विकास परियोजनाएं, आज़ादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया। इसमें जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। 1952 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है। देखेंगे खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। उदाहरण पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन। अब पूछ लेता है सीधा सीधा कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। बक्सा या बुक्सा भी कहीं कहीं लिखा रहता है। अब देखेंगे हम लोग संसाधनों का असमान बंटवारा। अमीर और गरीबों के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ये होता है संसाधनों का असमान बंटवारा में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए, जिससे एक मनोबल मिलता है, जिससे मैं आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।